Assalamualaikum. Good morning. How are you, students? I hope you are all well. I hope you are stayed at home and taking online classes. I'm Miss Mavish, your assistant teacher. So let's start our today class. Come on the contents of the book. We have completed two chapters, one from geography section and one from history section. We are on the third chapter. The name is major occupation of the world. We have completed almost reading मैक्सिमम रीडिंग जो जितनी रह चुकी है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने वर्क पर आ जाएंगे। तो पेज नंबर 75 पे आ जाएं सर। पेज नंबर 75 हमने रीडिंग कर ली है, तकरीबन हमने यहाँ तक कर ली है और इसमें हमने डिस्कस किया था इन तमाम टॉपिक्स को जो इस पेज पे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे मैंने एज अ होमवर्क कि आप इसको कीजिएगा, फाइंड कीजिएगा। तो इस पैराग्राफ को देखते हुए हमने अंदाज़ा लगाया कि विच कंट्रीज़ आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें हमने देखा इस पैराग्राफ को देखते हुए कि जो इंडिया है वो मोस्ट डिपेंड है एग्रीकल्चर पर एंड विच आर लेटेस्ट डिपेंड, और सबसे लीस्ट कौन सी है, हांगकांग है। सबसे कम जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है वो हांगकांग है। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है कि जो हो में भी जो है इंडिया की जो ज़्यादातर आबादी है, जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस पर एज अ प्रोफेशनल इस पर डिपेंड हो और इसके इतने डिपेंड ना हो। उनके ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट है, सर्विस पे डिपेंड करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल या फिर वहाँ के ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो सर्विस हो, वो एग्रीकल्चर ना हो। उनकी ज़मीन जो है वो इस बार अल्लाह ताला की मतलब जो नेचुरली तौर पर लैंड इस काबिल ना हो कि वहाँ पे एग्रीकल्चर या ज़राअत उगाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच कंट्रीज़ आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कौन है, हांगकांग है। हांगकांग में यही हो सकता है कि वहाँ पर लैंड यही रीज़न जो हमने यहाँ पे बताया कि लैंड जो है वो इस वेरिएबल नहीं होंगी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तभी वहाँ पे ज़्यादातर लोग सर्विस के लिए काम करते हैं। What sort of job would a typical service worker do in China, India, Hong Kong? तो किस किस्म के सर्विसेज वर्क जो हैं वहाँ पे की जाती हैं। तो सर्विस वर्क हमने पढ़ी जैसे कि लॉयर, टीचर, स्पोर्ट्समैन, ये सब हर शहर में। और ये तो चाइना, इंडिया और हांगकांग तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में शुमार होता है चाइना और हांगकांग का, और जो इंडिया है वो डेवलपमेंट कंट्री में आती हैं। तो ये इनकी तमाम इन कंट्रीज़ में ये तमाम सर्विसेज कर रहे होंगे जो कि यहाँ ऊपर बुक्स में मेंशन है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग पॉपुलेशन है कि कितनी परसेंट आबादी है, उसमें से कितने लोग अफरादी क़ुव्वत हैं जो काम कर रहे हैं, काम करने के काबिल हैं। और ये है पूरा सर्कल जिसके ज़रिए बताया गया, और ये उस पूरे पैराग्राफ पर, पूरे पेज पर डिफरेंट वर्ड्स कितने फ़ीसद कौन से वर्क पर डिपेंड है पाकिस्तान में, ये बताया गया है। तो देखिए पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है इस सर्कल में बताई गई है, जिसमें से ये जो आपका ये पीच कलर का कलर है इसमें बताया जा रहा है कि पीच कलर का जितना फ़ीसद है वो लोग क्या हैं, रिमेनिंग पॉपुलेशन, मतलब वो लोग जो वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे जिनमें बच्चे, ख़वातीन जो घर काम करती हैं वो ख़वातीन, वो सब जो हैं वो इसमें आते हैं। बूढ़े बुज़ुर्ग जितने भी हैं जो काम करने के काबिल नहीं है वो ये सारे पीच कलर शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो डार्क ब्लू कलर है ये शो कर रहा है 30.5% ये वो लोग हैं जो काम करने के काबिल हैं, जिनके पास काम है। ठीक है, और ये जो लाइट ब्लू कलर है ये बता रहा है कि अनएम्प्लॉयड 3 मिलियन। अनएम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो काम करने की सलाहियत तो रखते हैं पर उनके पास जॉब्स नहीं हैं करने के लिए। ठीक है, अब इसको जो काम करने के काबिल हैं या जो काम कर रहे हैं उनको और कैटेगराइज किया गया है कि जो काम कर रहे हैं लोग वो किस किस शोबे से, किस किस ऑक्यूपेशन से कितने परसेंट
ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, जैसे कि 43.37% जो हैं वो लोग जो ब्लू कलर से ये आपको कलर नज़र आई है, इतने फ़ीसद जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। जो ये रेड कलर है 6.13% वो बिल्डिंग इंडस्ट्री से कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग बनाना और डिज़ाइन करना, वो इससे वाबस्ता हैं। ठीक है, इतने पर 6.13%। और फिर उसके बाद 5.74% वो जो हैं वो ट्रांसपोर्ट एंड इन गाड़ियाँ चलाते हैं, माल एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना, गाड़ियाँ चलाकर या टैक्सी वगैरह चलाते हैं, वो इतने फ़ीसद लोग जो हैं वो कितने फ़ीसद 5.74% लोग इससे वाबस्ता हैं। नेक्स्ट जो है हमारे ग्रीन कलर का 14.35% लोग जो हैं वो सर्विस से वाबस्ता हैं, सर्विस अदा कर रहे हैं, टीचर, एम्बुलेंस चलाते हैं, या फिर ये क्या नाम है पुलिस हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं या फ़ौज में हैं, इस तरीके से। और साथ में ये जो सर्विस प्लांटेशंस कर दरख्तों का ख्याल रखना, दरख्तों को काटना, ये सब इसमें आता है। ठीक है, कितने फ़ीसद है 14.35%। ठीक है क्लास। और उसके बाद ये पर्पल कलर जो है, ये पर्पल 1.89%, चूँकि यहाँ पे जगह बहुत कम थी इसलिए नीचे लिखा गया है। तो ये 1.89% लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, मतलब कि ये जो फैक्ट्रीज़ बनाते हैं या फिर जो चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं बिजली का, वो सब जो जैसे आपने देखा होगा हमारे मीटर्स जो घर के बाहर लगे होते हैं उन पे जो शख्स आके रेटिंग कर रहे होते हैं, ग्रेडिंग कर रहे होते हैं और फिर हमारे बिल पहुँचाते हैं, ये सब। और पूरे सिस्टम को मेंटेन करने वाले लोग जो हैं वो कितने फ़ीसद वाबस्ता हैं 1.89%। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑरेंज कलर है जो 14.67% है। 14.67% है जो कि ट्रेडर्स हैं, जो कि मुल्क से बाहर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हमने पिछले में पढ़ा था कि ट्रेडर्स क्या काम करते हैं, लेन देन करते हैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, वो कितने फ़ीसद लोग हैं 14.67% वो पाकिस्तान में वो लोग हैं जो इस कारोबार से या इस पेशे से वाबस्ता हैं। फिर उसके बाद ये ब्राउन कलर है जिसमें 13.84% है, वो कितने फ़ीसद माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करते हैं, जैसे कि कानकनी ज़मीन खोद कर उसमें से सामान निकालना या फिर इस तरीके से कोयला निकालना और उसके बाद उनको बेचना। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है कोयले के अलावा दूसरी गैस वगैरह ज़मीन से निकालना। और ये कानों में जो काम करते हैं, नमक की कान होगी, इन डिफरेंट कानों में वर्क करने वाले कितने लोग हैं 13.84% पाकिस्तान के जो इस पेशे से वाबस्ता हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको के अंदर जो लिखा हुआ है इसको भी आप डिटेल में पढ़िएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन करना है वो पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे की तरफ मूव करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, the chart on the facing page shows how the people of Pakistan are employed. Of a total population 2007 of nearly 165 million, 51 million are employable. ठीक है, this is under 1/3. The remaining 2/3 are too young, too old, ill or incapable of working or people fully occupied in running the home. देखिए, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोज़गार और बेरोज़गार। रोज़गार जो एम्प्लॉयमेंट हैं रोज़गार को कहते हैं जिनके पास रोज़गार होता है, और अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार। ठीक है, ये इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है जो हमने पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको मैंने बताया कि जो 165 मिलियन के करीब जो है 2007 के एस्टिमेशन के मुताबिक ये जो टेबल हमने देखा है ये शो कर रहा है कि कितने फ़ीसद लोग एम्प्लॉयबल हैं और कितने फ़ीसद लोग एम्प्लॉयबल हैं और कितने फ़ीसद लोग क्या हैं अनएम्प्लॉयड हैं। और बाकी जो ये पीच कलर से कलर उसमें क्या है, कौन कौन से लोग आते हैं, टू यंग मतलब बहुत ज़्यादा जवान हैं या बहुत ज़्यादा बुरे हैं या बीमार हैं या इनकैपेबल है मतलब वर्किंग के काबिल नहीं है। ये वो लोग हैं जो
बूढ़े हैं, जवान हैं, ज़्यादा बहुत छोटे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे जो काम नहीं कर सकते, इस तरीके से बूढ़े जो रिटायर हो चुके हैं, वो सब इस परसेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। और इतने फ़ीसद लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, और इतने फ़ीसद जो हैं वो क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब काबिल होने के बावजूद भी इनके पास रोज़गार नहीं है। Of the workforce, there are about 3 million unemployed. Of those actually in work, agriculture is by far the largest occupation, taking up almost half of the employed people. Others include police, teachers, government officials, and so on. Gross domestic product (GDP) is the amount of money earned by the industry, agriculture, mining and service inside a country and not including overseas trade. This sum is calculated as the GDP per person per year in US dollars. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि वर्क फोर्स जो है मतलब अफराधी क़ुव्वत रखने वाले 3 मिलियंस हैं। अब दे आर अबाउट अफराधी क़ुव्वत यानी काबिल होने के बावजूद 3 मिलियंस अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, जो कि रोज़गार की तलाश में हैं, ठीक है। दोज एक्चुअली इन वर्क एग्रीकल्चर एज बाय फॉर द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन टेकिंग। अब देखें इस पैराग्राफ, इस पिक्चर में या इस पाई चार्ट में हमने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। और उसके बाद उस अदर्स जो हैं वो पुलिस, टीचर, गवर्नमेंट ऑफिशल्स एंड सो ऑन, इसके अलावा, ठीक है, अलग अलग पेशों से वाबस्ता हैं। पर इस चार्ट के मुताबिक ज़्यादातर एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं लोग, ठीक है। और इस साल भर में हम लोग अब अंदाज़ा लगाते हैं कि इन तमाम प्रोफेशन से या ऑक्यूपेशन से इनकम हुई है, उसे क्या कहते हैं, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया जाता है GDP पर पर्सन पर ईयर, कितना कमाया या किस प्रोफेशन ने कितने फ़ीसद कमाया और कितना पैसा इन कंट्री को मिला, ठीक है। टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट अपना पैसा लेती है और उसके बाद उन सर्विसेज के लिए, उन ऑक्यूपेशंस के लिए वर्क भी करती है। तो इनमें ओवरसीज़ शामिल नहीं किया जाता। ओवरसीज़ वो होते हैं जो कि बाहर से पैसा आता है। कुछ परसेंट जो अफराधी क़ुव्वत है वो आउट ऑफ कंट्री भी वर्क कर रही हैं और वो अपनी फैमिलीज़ उनकी यहाँ पर होती है और वो उनको पैसा भेजते हैं, तो पैसा भेजते हैं, उनको इस GDP में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। ये सिर्फ वो होती है जो कि कंट्री में होने वाले प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस जो इनकम करके या अर्न करके पैसे देते हैं, ठीक है। दीज फिगर्स बिलो फॉर 2007 शो द डेवलपमेंट ऑफ अ रिच कंट्री जापान, अ डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान एंड अ डेस्परेटली पुअर कंट्री नाइजीरिया। तो ये जो नीचे जो फिगर दी गई है, ये चार्ट दिया गया है, इसमें 2007 का दिखाया गया है कि तरक्की एक अमीर कंट्री किस तरीके से तरक्की कर रही है, एक तरक्की पजीर कंट्री जैसे पाकिस्तान किस तरीके से तरक्की कर रही है, और एक डिस्पैरेटली पुअर कंट्री मतलब एक सख्त गरीब कंट्री जो नाइजीरिया है वो किस तरह से तरक्की कर रही हैं। तो इस चार्ट के ज़रिए बताया गया है कि एक ना 3 कंट्रीज़ को रखा गया है, जो कि एक अमीर है, एक गरीब है और एक तरक्की पजीर है जो कि तरक्की की तरफ गामज़न है। उनके तरफ दिखाया गया है कि आपको कितने परसेंट कहाँ पर किस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उनको रखकर और उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि वो किस तरह से किन किन सेक्टर में किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। GDP इन US डॉलर, ये जो GDP है US डॉलर में बताया गया है कि US डॉलर में मतलब इनकी जो ये जो थी ये आपको अमाउंट नज़र आ रही है वो US डॉलर में है। GDP मैंने आपको बताया कि GDP क्या होती है,
वो मनी होती है जो अर्न करती है कंट्री इंडस्ट्री अपने डिफरेंट सेक्टर से, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड सर्विस, जो भी सेक्टर्स होते हैं या ऑक्यूपेशन होते हैं उनसे वो इनकम करती है। ठीक है, 2600 लिखी हुई यहाँ पे 1400 नाइजीरिया की लिखी हुई है और यहाँ पे $33,000। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो डॉलर्स में हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल एंड फीमेल एयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी मतवक्का ज़िंदगी, मतलब एक एक्सपेक्ट की जाती है कि इन मुल्क में इतनी इतनी मेल और फीमेल की होगी। जो इस तरफ लिखी हुई है वो मेल की है, जो इस तरफ लिखी हुई है वो फीमेल की है। तो आप इन तीनों कंट्री में ज़्यादा लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेंसी लाइफ रेट जो है जो जापान में ही ज़्यादा है। मतलब एक शख्स या एक आदमी या औरत यहाँ इन दोनों में इन दोनों मेल एंड फीमेल्स की ज़िंदगी की मतवक्का जो है जापान में ज़्यादा है। इसके बाद पॉपुलेशन में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन भी फैक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी पे, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में इम्पैक्ट करती है। तो अंडर 15 मतलब 15 साल से अंदर कितने फ़ीसद लोग हैं आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो है वो नाइजीरिया में है और जो है जापान में कम है। ओवर 65 मतलब 65 से ऊपर के लोग जो हैं वो कहीं इसमें ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ नाइजीरिया में कम है और जापान में उससे भी कम है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, बर्थ रेट कितना है, थाउजेंड्स में बताया गया कि बर्थ रेट कितना है, कितनी तेज़ी से मतलब एक बच्चा किस मुल्क में तेज़ी से पैदा हो रहा है, बर्थ रेट क्या है। पैदाइशी शरह, तो पैदाइशी शरह कहाँ है, कितनी फ़ीसद है। नाइजीरिया में बर्थ रेट ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ के मुकाबले में। और डेथ रेट कहाँ है, डेथ रेट जो है वो भी नाइजीरिया में ही ज़्यादा है। और डेथ रेट पर जापान और पाकिस्तान का देखा जाए तो जापान में ज़्यादा है, पाकिस्तान का कम है। इन्फेंट मोर्टिलिटी पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब नवाज़ीदा बच्चों की अमवात, मतलब कि जैसे 1 ईयर के अंदर बच्चे जो मर जाते हैं उनकी शरह बताएगी कि एक बच्चा जो पैदा होने से 1 साल के होने से पहले जिन बच्चों की अमवात हो जाती है उनकी रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है ऐसे बच्चे जो 1 साल में होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा शरह कहाँ पे, पाकिस्तान में है, फिर उसके बाद नाइजीरिया में, और सबसे कम जो है वो जापान में है। पीपल वर्किंग इन, अब देखें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, अदर्स, ये सब दिखाया गया है। इनमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 43% एग्रीकल्चर में है, 70% जो है वो नाइजीरिया में। इन डिफरेंट तीनों सेक्टर्स में जो पीपल वर्क करते हैं इतने फ़ीसद यहाँ, इतने फ़ीसद एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है पाकिस्तान, इतने फ़ीसद यहाँ पर, इतने फ़ीसद जापान में। ठीक है, इसी तरीके से तीनों ये सेक्टर दिखाएंगे। अडल्ट लिटरेसी मेल एंड फीमेल, और ये मेल एंड फीमेल्स की एडल्ट लिटरेसी क्या होता है। लिटरेसी हमने नेक्स्ट में आपका पूरा अगला टॉपिक है, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत धारणा बता देती हूँ कि लिटरेसी क्या है। लिटरेसी मतलब है खवानदगी। लिटरेसी का मतलब वो होता है ऐसे लोग जो कि लिख और पढ़ सकते हो। ठीक है, लिख और दोनों पढ़ सकते हो उन्हें कहते हैं लिटरेसी। या फिर आप ये कह सकते हैं एजुकेटेड पर्सन जो कि लिख भी सकता हो पढ़ भी सकता हो उसे लिटरेट कहते हैं। ठीक है, और जो अनपढ़ होता है उसे इलिटरेट कहते हैं। तो लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो लिटरेट वर्ड से ही लिटरेसी निकला है। ठीक है, अब देखिए लिटरेसी रेट दिखाया गया है कि कितने फ़ीसद मेल पढ़े लिखे हैं किस मुल्क में और कितने फ़ीसद फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं। तो पाकिस्तान देखिए, जापान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 99, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स की दोनों पर्सन। और आपको पता है जापान एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है और एजुकेशन बहुत ही अच्छी जापान में दी जाती है, इसलिए तो वो रिच कंट्री है। किसी भी कंट्री के लिए अमीर होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी तमाम अवाम, क्योंकि जो मतलब जितनी अवाम है हमारी, वो सब तालीम हासिल करे। जब तालीम हर शख्स हासिल करने लग जाता है तो जो मुल्क है वो तेज़ी से तरक्की करता है।
अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि अर्बन क्या होती है, शहर की तरफ रहने वाली जो आबादी होती है उसे कहते हैं अर्बन। तो अर्बन पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन भी जो है वो जापान में ही ज़्यादा है। 35% लोग जो हैं पाकिस्तान में है, 30% नाइजीरिया में और 66% कहाँ है, जापान में। तो आपने देखा कि किस तरीके से कहाँ पर जापान कम था और कहाँ जिसका जहाँ बेनिफिट्स थे वहाँ पे वो ज़्यादा था, जो फ़ायदा देती हैं चीज़ें और जो नुकसान देती हैं वहाँ पे शरह जापान की कम थी। ठीक है, ये चार्ट बनाना, इसलिए ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी, क्योंकि हम इससे अंदाज़ा लगाती है कंट्री कि हम कहाँ पर हैं अब और हमें अब कितना और आगे जाना है। इस चार्ट बनाने से वो अपनी देखता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमने कितना और सफ़र करना है और इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, लिटरेसी पे। लिटरेसी मैंने अभी पिछले बताया कि लिटरेसी क्या होता है, ख़वानदगी, ना ख़वानदगी, ना नहीं ख़वानदगी। ठीक है, ख़वानदगी कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेन फैक्टर बिहाइंड द हाई एम्प्लॉयमेंट फिगर्स स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ द लो लिटरेसी रेट। मैंने आपको बताया लिटरेसी क्या होती है। लिटरेसी वर्ड जो है वो लिटरेट से निकला है, लिटरेट। लिटरेट क्या मतलब होता है, पढ़ा लिखा। जो शख्स पढ़ लिख सकता हो, मतलब पढ़ भी सकता हो और लिख भी सकता हो, उसे लिटरेट कहा जाता है, पढ़ा लिखा। ठीक है, लिटरेट से निकला है ये वर्ड लिटरेसी। और देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेन फैक्टर है, जो हाई एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोज़गारी का जो मेन फैक्टर है वो क्या है, लिटरेसी रेट है। अब किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है वो है लो लिटरेसी रेट, मतलब शराय ख़वानगी की कमी। दिस चार्ट शोज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1991 टू 2007। ठीक है, तो इसकी मैं पूरी आपको ना एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा, इस पेज की मतलब आज से लेकर यहाँ तक सारी रीडिंग कीजिएगा और जो वर्ड नहीं आया वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये जो है 1991 से लेकर 2006 तक दिखाया गया है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है। हाँ, तो देखिए दिस चार्ट शोज़ द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1991 टू 2007। 1991 से लेकर 2007 तक बताया गया है, 2006 लिखा हुआ है। ठीक है, 2006 तक ये बताया गया है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है पहले के मुकाबले में, मतलब कि पहले के मुकाबले में जो लोग हैं वो तालीम याफ्ता तो हो रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, पर इतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, क्योंकि अभी भी 2006 में देखें तो 55.0% है। ठीक है, और हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान में 62 मेल्स हैं और 35% सिर्फ फीमेल्स हैं जो क्या हैं, लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को इस बात पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आवाम का होना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो वजह है वो ख़त्म हो जाती है। इससे पढ़े लिखे जो होते हैं उनको गवर्नमेंट अच्छे से मतलब बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं, मौके दे सकती है जॉब करने के। वो जो लोग ना सलाहियत होने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सकता है। तो देखिए किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि उसके लोग अब देखें चाइना भी देख ले, ना डेवलप कंट्री है, तो उसका हर शख्स जो है वो काम करता है, रोज़ उसको वो वर्क करता है, वो एम्प्लॉयड है। अगर कोई भी कंट्री चाहती है कि हम भी तरक्की करें तो उसके लिए उसे चाहिए कि वो हर अफराद यानी वर्क फोर्स को इस्तेमाल करे, अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करे, हर शख्स काम करे। अगर वो हर शख्स काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स कमा रहा है तो इतने ज़्यादा लोग खाने वाले हैं और उससे वो तरक्की नहीं कर पा रहा मुल्क। तो वर्क फोर्स चाइना ने यही किया कि पॉपुलेशन होने के बावजूद उसने अपनी वर्क फोर्स को इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना लिया।
तो उसके लिए उसके साथ में एजुकेशन भी दी। तो एजुकेशन देना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो चाहता है कि हमने तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की हमें रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। हम अपनी डेट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज 2/12/2020। इस पैराग्राफ को पढ़िएगा अपने घर पे, अभी आपका टास्क है। और इस पूरी जहाँ से मैंने रीडिंग करवाई है उसको कंप्लीट रीड कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएंगे कि कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। घर पे रहें, सेफ़ रहें और साथ साथ में लर्निंग करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़।